नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर खंदाहार पर कब्ज़ा करने के बाद लोगार सूबे पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह तालिबान अब तक 34 में से 13 सूबों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुका है। खंदाहार पर तालिबान ने जुमेरात देर रात कब्ज़ा किया था। तालिबान ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया जिसमें खंदाहार के शहीद चौक पर पहुंचने का दावा किया गया। तालिबान ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने का दावा किया है, लेकिन उन दावों की तस्दीक नहीं की जा सकी। हालांकि तालिबान के लड़ाके जुमेरात को बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तालिबान अब तक खंदाहार, लोगार, हेरात, गजनी, कुंदुज, तखर, बदख्शन, समनगन और दीगर इलाक़ों पर दीगर सूबों पर कब्ज़ा कर चुका है। बड़े शहरों में अब बस मज़ार शरीफ और काबुल ही तालिबान के कब्ज़े से बाहर है। उधर हिंदुस्तानी अफ़गानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों की हिफाजत को लेकर जुमेरात को एक बार फिर से एडवाइज़री जारी की है। इसमें कहा गया कि उड़ानें बंद होने से पहले सभी हिंदुस्तानी वतन लौटने के फौरी इंतज़ामात करें। हिंदुस्तानी कंपनियां भी अपने मुलाजमीन को वापस भेज दें। साथ ही कहा गया कि कवरेज के लिए आए हिंदुस्तानी रिपोर्टर्स भी अपनी सिक्योरिटी के ज़ायद इंतजाम कर लें। इससे पहले हिंदुस्तानी एम्बेसी ने 29 जून, 24 जुलाई और 10 अगस्त को भी एडवाइज़री जारी की थी। वहीं काबुल में इंडियन एम्बेसी ने जुमेरात के रोज़ बताया कि तालिबान के कब्ज़े वाले इलाके से 3 हिंदुस्तानी इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट किया गया। हिंदुस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में वो अमन चाहता है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल में इंडियन एम्बेसी बंद नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि हालात पर बारीकी से नज़र रखी गई है। तालिबान की मजबूत होती पकड़ के बीच अफ़गान हुकूमत ने तशद्दुद रोकने के लिए तालिबान से इक़्तिदार में हिस्सेदारी की पेशकश की है। हालांकि तालिबान ने सदर अशरफ गनी की हुकूमत से बातचीत से इनकार कर दिया। वहीं अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजनी के गवर्नर दाऊद लगमानी, डिप्टी गवर्नर और ऑफिस डायरेक्टर समेत कुछ अफसरों को पकड़ा है। उन्हें वर्दक सूबे से गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है, इतनी मजबूत कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी बातचीत करनी पड़ रही है। अमेरिका ने यह अंदाज़ा लगाया था कि तालिबान को दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा करने में 90 दिन का वक्त लगेगा। इतने दिनों में अमेरिका अपने शहरियों को और अहदेदारों को मुल्क से बाहर कर लेगा, लेकिन अमेरिका का ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पेशकदमी और कंट्रोल के दरमियान अमेरिका ने अफगानिस्तान से सिफारतकारों के इनखला के लिए 3000 फौजी भेजने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फौजी भेजने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। 3000 फौजी एहलकार अफगानिस्तान से सिफारतकारों के इनखला में मदद करेंगे। फौज एहलकार बरतानवी शहरियों के अफगानिस्तान से इनखला में भी मदद करेंगे। फौजी एहलकार 24 से 48 घंटों के दौरान काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि नया मिशन मुकम्मल तौर पर आर्जी और मखसूस मकसद के लिए है। 3000 फौजी भेजने से 31 अगस्त के इनखला के फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। उधर अमरीकी महकमा खारजा ने काबुल में सिफारत खाने की जगह तब्दील करने की तरदीद कर दी। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा कि काबुल में अमरीकी सिफारत खाना मौजूदा जगह पर ही काम करता रहेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को फ़ोन किया। इस दौरान गुफ्तगू हुई कि अमरीका अफ़गानिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में मदद करता रहेगा। रहनुमाओं ने कहा कि अफ़गान सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अमरीकी शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकाला जा रहा है। मरकज़ी वजारत बराए शहरी हवाबाजी ने हवाई सफ़र करने वालों को झटका देते हुए हवाई किराए के निचली और ऊपरी हद में इजाफा करने का ऐलान किया। यह इजाफा 9.83% से 12.82% तक किया गया है। इससे कबल कोविड-19 की वजह से लगे 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 5 मई 2020 को एयरलाइन सर्विसेज के बहाल होने के साथ हुकूमत ने परवाज़ की मुद्दत की बुनियाद पर हवाई किराए पर निचली और ऊपरी हदें तय की थी। कोविड-19 से मुतालिक सफरी पाबंदियों के सबब माशी तौर से जद्दोजहद कर रही एयरलाइंस की मदद के लिए निचली हद तय की गई थी और ऊपरी हद इसलिए लगाई गई थी ताकि सीटों की तलब ज़्यादा होने पर मुसाफिरों से ज़्यादा टैक्स वसूल ना किया जाए। बहरहाल 12 अगस्त 2021 के
में वजारत ने 40 मिनट की मुद्दत की परवाज़ों के किराए की निचली हद को 2,600 रुपये से बढ़ाकर 2,900 रुपये कर दिया, यानी इसमें 11.53% का इजाफा हुआ। अलावा अजीम 40 मिनट की मुद्दत की परवाज़ के लिए ऊपरी हद को 12.82% बढ़ाकर 8,800 कर दिया गया। इसी तरह 40 से 60 मिनट की मुद्दत वाली परवाज़ों के लिए निचली हद यानी लोअर लेवल अब 3,300 रुपये की जगह 3,700 रुपये होगी। जुमेरात को उन परवाज़ों की किराए की ऊपरी हद 12.2% बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दी गई। इसी तरह 60 से 90 मिनट की मुद्दत वाली परवाज़ों के किराए की निचली हद 4,500 रुपये होगी, यानी इसमें 12.5% का इजाफा किया गया। जुमेरात को उन परवाज़ों के किराए की ऊपरी हद 12.82% बढ़ाकर 132 रुपये तक बढ़ा दी गई। वजारत के हुक्म के मुताबिक अब 9 से 120, 120 से 150 और 180 से 150 मिनट की मुद्दत की घरेलू परवाज़ों के किराए के लिए बिल तरतीब 5,300, 6,700, 9,800 की निचली हद होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी का आगाज़ मुल्क के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमे को गुजरात में सरमायाकारों की कॉन्फ्रेंस से इस पॉलिसी की शुरुआत किए जाने से कबल कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग से मुतालिक ढांचा जाती सहूलियात का क़याम इम्कानात के नए दरवाजे खोलेगा। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के नौजवानों और स्टार्टअप कंपनियों से इस प्रोग्राम से वाबस्ता होने की अपील करते हैं। पीएम मोदी ने सिलसिलावार ट्वीट्स पैगामात में कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से अनफिट और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को माहौलियात के मुवाफिक तौर पर मरहलावार तरीके से बाहर करने में मदद मिलेगी। हुकूमत का मकसद इम्कानात वाली सर्कुलर मईशत का क़याम है, जिससे सभी स्टेक होल्डरों को अहमियत हासिल हो और उसके साथ ही माहौलियात के तय जिम्मेदारी भी पैदा हो। आप सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी कितना बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी में आई आधुनिकता ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है और इसलिए सरकार द्वारा आज का ये कदम उठाया गया है और इसमें इंडस्ट्री के आप सभी दिग्गजों की, आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि हुकूमत का एक मुस्तहकम हिंदुस्तान की तामीर का ख्वाब है जो किसी पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी किस्म के चैलेंज का मुनासिब जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। राजनाथ सिंह ने यह बात जुमे के रोज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए वर्चुअल तरीके से मुल्क गिर प्रोग्राम शुरू करने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में कही। यह त्यौहार पूरे मुल्क में आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तारीख बनती देखना एक एजाज़ की बात है, तारीख का हिस्सा बनना इससे भी बड़ा एजाज़ है, लेकिन यह बड़ी
खुशकिस्मती की बात है कि हमने न सिर्फ आज़ादी के अमृत महोत्सव की तारीख बनते हुए देख रहे हैं बल्कि उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान जो दूसरे पर हमला नहीं करना चाहता लेकिन हर चैलेंज का मुनासिब जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। आने वाले वक्तों में हम एक और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर करेंगे। और विराट कौन है? विराट वो परमात्मा है जो पूरे एक देश का संचालन नहीं करता है, एक राष्ट्र का संचालन नहीं करता, पूरी सृष्टि का संचालन करता है। उस विराट में मृत्यु के बाद में मिल जाना चाहता हूं, जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाना चाहता हूं, हम अमरत्व को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मृत्यु से अमरत्व की ओर, यह बात प्रेरित करता है सब कुछ अपना न्यौछावर कर देने के लिए। करके हमारे देश के जवानों ने इसको दिखाया है। और कहां से इन्होंने, जवानों ने कहां से सीखा? नचिकेता यदि मृत्यु से सीधा प्रश्न पूछने का साहस जुटा सकता है, यह प्रसंग यदि न पढ़ा होता कैसे भाव पैदा होता। मैं नहीं चाहता हूं कि इसी प्रसंग को पढ़ा होगा, इसके अतिरिक्त अपने घर के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, अन्य सब सारे लोग इस प्रकार के प्रसंगों की समय समय पर चर्चा करते हैं। इसके पीछे के भाव की, भले ही प्रसंग की चर्चा न करते हो, इसके पीछे की भावों की, भावना की, वह उसकी चर्चा करते हैं। ये कहां प्रसंग दुनिया के कुछ देश से मिले? नचिकेता ने मृत्यु के सामने भी प्रश्न किया। अब वो प्रश्नों पर मैं नहीं जाना चाहता, कौन से प्रश्न थे, क्या थे, क्योंकि लंबा विषय। सावित्री यमराज को उसने चुनौती दी। यही सब प्रसंग यदि कहीं पढ़ने को मिलेंगे तो केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं इसका पूरा असर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने बड़ा फैसला करते हुए बीटेक स्टूडेंट्स को लैटरल एंट्री मंजूरी दे दी है। AICTE के इस फैसले के बाद अब बीटेक स्टूडेंट्स मेन कोर्स के अलावा इंजीनियरिंग के दीगर ब्रांचेस में लैटरल एंट्री ले सकेंगे। इस बारे में AICTE ने जुमे के रोज जानकारी दी। AICTE ने बताया कि कई स्टूडेंट्स की जानिब से लैटरल एंट्री के जरिए एडिशनल बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही थी। ऐसे में स्टूडेंट्स की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। AICTE ने कहा कि लैटरल एंट्री के बारे में तजवीज़ AICTE की वर्किंग कमेटी के सामने पेश की गई थी। इस पर समिति ने यानी जो कमेटी, डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है, उसने टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बीटेक BE में एडमिशन लेने की सहूलत मुहैया कर सकते हैं, जिससे उन्हें बीटेक प्रोग्राम के जो हायर लेवल्स होते हैं उस पर इंजीनियरिंग की एक और ब्रांच में एडमिशन मिल सके। काउंसिल ने कहा कि इस इंतज़ाम के बाद कैंडिडेट्स को ज़ायद प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के बाद उन प्रोग्राम्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी जो उन्होंने अपने पहले डिसिप्लिन में पढ़ लिया है। साथ ही बीटेक BE में कई प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूशन में लैटरल एंट्री के दौरान रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर ही एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा AICTE ने अब एडिशनल डिग्री कोर्स की जो पीरियड है उसे बढ़ा दिया है। पहले ये कोर्स 2 साल का हुआ करता था, लेकिन अब इसे 3 साल का कर दिया गया है। काउंसिल के मुताबिक कोर डिसिप्लिन में क्रेडिट पर कोई समझौता ना हो, इसीलिए ये पीरियड बढ़ाया गया है। इसके साथ ही काउंसिल ने इंस्टीट्यूट से अपने क़वायद में ज़रूरी बदलाव करने और बीटेक स्टूडेंट्स को एडिशनल प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सहूलतें मुहैया कराने के अहकाम दिए हैं। मरकजी हुकूमत आधार कार्ड को वोटर लिस्ट और वोटर ID से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग को रोकने और एक से ज़्यादा जगहों पर किसी शख्स के नाम जैसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद हुकूमत इस पर फैसला ले सकती है। ओहदेदारों के हवाले से बताया गया कि हुकूमत ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए मरकजी हुकूमत को जो आधार एक्ट है उसमें कुछ बदलाव, अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत होगी। जानकारों का कहना है कि वोटिंग लिस्ट
को बुनियाद बनाकर इकोसिस्टम से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि इसके वेरिफिकेशन के लिए OTP सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इससे दोनों डेटा मैच नहीं करेंगे और ना ही कोई वोटर सिस्टम को टैप या इंटरसेप्ट कर पाएगा। इस सिस्टम के बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाएंगे और डेटा सिक्योरिटी के सभी पहलुओं को पूरा करने के बाद लिंकिंग होगी। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से बताया गया कि हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को महफूज और सही बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे इस डायरेक्शन में काफ़ी मदद मिली है। इलेक्शन कमीशन लंबे वक्त से मरकजी हुकूमत से कानून में बदलाव की मांग कर रहा है। कमीशन का कहना है कि जो भी नया शख्स वोटर ID कार्ड के लिए एप्लीकेशन देगा, उसके लिए आधार की जानकारी देना ज़रूरी कर दिया जाए। 2015 में इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में वोटर ID को बुनियाद बनाकर इसको आधार से लिंक कर चुका है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद इसे रोक दिया गया। दरअसल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12 नंबर की ID का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाने और दूसरी सहूलतों के लिए होगा। इसके लिए आधार नंबर पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हुकूमत वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ना चाहती है तो इसके लिए कानूनी मदद लेनी होगी। 2019 के अपने फैसले में कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया है और हुकूमत से डेटा सिक्योरिटी के लिए कानून बनाने को कहा। हुकूमत ने डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया है, जिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी गौर कर रही है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक करके फर्जी वोटर ID कार्ड बनाने के मामले की जांच अब इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर करेंगी। एजेंसियों ने सहारनपुर की साइबर सेल से पूरे मामले की जानकारी और रिकॉर्ड मंगवाया है। इलेक्शन कमीशन की एक टीम भी सहारनपुर पहुंच गई है। पकड़े गए मुलजिम विपुल सैनी के कंप्यूटर भी खंगाले जाएंगे। अब तक हुई जांच के मुताबिक विपुल सैनी ने मध्य प्रदेश के हरदा के रहने वाले अपने दोस्त अरमान के साथ मिलकर 3 महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा फर्जी वोटर ID कार्ड बना डाले हैं। अरमान इसके लिए विपुल को पैसे देता था। उसके खाते में 60 लाख रुपए भी मिले हैं। उधर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने हुकूमत पर निशाना साधा। मुलजिम विपुल सैनी सहारनपुर के थाना नुकुड़ इलाके के मचरा खेड़ी का रहने वाला है। पूछताछ में मालूम चला है कि दोस्त अरमान मलिक के कहने पर उसने कमीशन की वेबसाइट को हैक किया था। वो 10,000 से ज़्यादा वोटर ID कार्ड बना चुका है। मुलजिम पिछले 3 महीने से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में घुसपैठ कर रहा था। जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी में बीजेपी के एक लीडर के घर के अंदर होने वाले एक पुरस्कार धमाके में उस लीडर का 4 साला भतीजा हलाक हो गया, जबकि खुद उस लीडर समेत 7 दीगर अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि राजौरी में कांडली पुल के नज़दीक रिहाइश पजीर बीजेपी लीडर जसबीर सिंह के घर के अंदर जुमेरात की शाम देर गए एक पुरस्कार धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से जसबीर सिंह समेत 8 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल राजौरी मुंतकिल किया गया। उनका मजीद कहना था कि जख्मियों में से जसबीर सिंह का 4 साला भतीजा वीर सिंह वल बलबीर सिंह जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ज़राए ने बताया कि धमाके के फौरी बाद राजौरी पूंछ रेंज के DIG पुलिस विवेक गुप्ता और SSP राजौरी शीमा नबी खजबा जाए वारदात पर पहुंचे। उन्होंने मजीद बताया कि धमाका कैसे हुआ और किस चीज़ से हुआ, उसकी तहकीकात की जा रही है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर देर रात ड्रग्स स्मगलर्स के गैंग ने जानलेवा हमला किया है। इस हमले में NCB के 5 ओहदेदार जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हालांकि कार्रवाई के दौरान NCB ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 फॉरेन स्मगलर्स को दबोच लिया। NCB चीफ समीर वानखेड़े ने जुमे के रोज़ बताया कि खुफिया इतला मिलने पर उनकी टीम ने वाशी इलाके के एक अड्डे पर छापा मारा था। छापामारी के दौरान NCB टीम पर ड्रग स्मगलर्स ने हमला कर दिया। हालांकि NCB ओहदेदारों ने इस रैकेट के सरगना को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि NCB की टीम पर उसी स्मगलर ने फायरिंग की थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि मानखुर्द से लेकर वाशी के बीच में जंगल के इलाके में ड्रग्स का बड़ा रैकेट चलता था। शाम के वक्त में इस जगह पर ड्रग्स का बाजार लगता था। NCB ने इतला की बुनियाद पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये एक अफ्रीकन गैंग है जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रहकर ड्रग्स रैकेट चला रहा था। हालांकि हमले की आड़ में कुछ दीगर स्मगलर मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। उनकी तलाश के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। फरार हुए मुलजिमीन के पास भी बैरूनी हथियार होने की जानकारी मिली है। इस कार्रवाई में MD, हीरोइन और कोकेन भी कमर्शियल
क्वांटिटी में जब्त की गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए मुतअद्दिद कांग्रेस लीडरान और पार्टी हैंडल को ब्लॉक किए जाने से मुतालिक एक वीडियो पैगाम अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किया, जिसमें ट्विटर के खतरनाक खेल के बारे में लोगों को बताया गया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ट्विटर एक कंपनी के तौर पर मुल्क की सियासत तय करने का काम कर रहा है। यह मुल्क के जमहूरी ढांचे पर हमला है और बतौर सियासतदान मुझे ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किए जाने पर वीडियो में कहा कि ये मुझ पर हमला नहीं, ये सिर्फ मेरी ही आवाज़ को बंद करने की बात नहीं है। ट्विटर पर मुझे 2 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। आप उन सभी को उनकी राय बनाने के हक से महरूम कर रहे हैं। They're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,12,000 नए मामले सामने आए। 8 दिनों में चौथी बार नए केसेस का आंकड़ा 7 लाख के पार गया है। पिछले 24 घंटों में 5,60,000 लोगों ने इस बीमारी को मात भी दी, जबकि 10,371 मुतासरीन की इसके चलते मौत हुई। लगातार तीसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के ऊपर रहा। जापान में ओलंपिक के दौरान कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसका असर अब भी बरकरार है। जुमेरात को जापान में 15,792 नए मामले दर्ज किए गए। यहाँ पूरी वबा के दौरान कभी 10,000 से ज़्यादा केसेस नहीं आए थे, लेकिन 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक यहाँ सिर्फ 2 दिन 10,000 से कम मामले दर्ज किए गए। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। जुमेरात के रोज़ 40,006 नए मरीज मिले, 41,707 ने इन्फेक्शन को मात दी और 583 ने जान गंवा दी। बीते 7 दिन में दूसरी बार 40,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस में 2,237 की गिरावट दर्ज की गई। अब 3,79,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 144 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 मार्च को 3,65,000 एक्टिव केसेस थे। मुल्क में केरल और हिमाचल प्रदेश में मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। जुमेरात के रोज़ केरल में 21,445 केसेस आए, 20,723 मरीज ठीक हुए और 160 की मौत हुई। यहाँ बीते 17 दिनों में 17 में से 13 दिन 20,000 से ज़्यादा केसेस आए। उधर हिमाचल प्रदेश में 354 नए मरीजों की पहचान हुई, 239 ठीक हुए और 3 मुतासरीन ने जान गंवाई। यहाँ बीते 6 में से 5 दिन में 300 से ज़्यादा केसेस आए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से जुमे के रोज़ एक और मौत की तस्दीक हुई। रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज निधि चौधरी के मुताबिक यहां एक 69 साल की खातून ने इन्फेक्शन के बाद दम तोड़ा है। इसी के साथ रियासत में इस वेरिएंट से हुई मौत का एक तीसरा मामला है। इससे पहले जुमेरात के रोज़ मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 बरस की खातून की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत की तस्दीक हुई है। 21 जुलाई को कोरोना मुतासिर होने के बाद 27 जुलाई को इलाज के दौरान खातून ने दम तोड़ दिया था। बीएमसी के मुताबिक जुमेरात के रोज़ उनकी नई रिपोर्ट आई, जिसमें यह वाज़ेह हुआ है कि उनकी मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। ख़ास बात यह है कि खातून ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ली थी।
डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में पहली मौत 13 जून को रत्नागिरी में 80 बरस की खातून की हुई थी। रियासती हुकूमत ने बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी को जानकारी दी थी कि मुंबई में 7 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुतासिर पाए गए हैं। इसके बाद बीएमसी ने उन मरीजों के राब्ते में आए लोगों से बातचीत करनी शुरू की। ये खातून भी उन 7 लोगों में ही शामिल थी। मुंबई के महकमे सेहत के सरबराह डॉक्टर मंगला गुमरे ने बताया कि खातून के राब्ते में आए 6 दीगर लोगों की भी जांच कराई गई। उनमें से 2 और लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला है। अभी कुछ और लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। इंग्लैंड के प्लेमेथ शहर में अंधाधुंध गोलाबारी में 6 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 2 खवातीन, 3 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। माना जा रहा है कि हमलावर भी मारा गया है। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक खातून ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। पुलिस का दावा है कि यह दहशतगर्द हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में गोलाबारी की इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं। इस वारदात ने कई लोगों को हैरान कर दिया है और सिक्योरिटी को लेकर तशवीश बढ़ा दी है। मकाम वाक़े पर मौजूद 56 साल की शोरेन टर्नर ने द टाइम्स अखबार को बताया कि हमलावर दरवाजे पर लात मारकर घर के अंदर घुसा। उसने एक खातून और उसकी बेटी पर फायरिंग शुरू कर दी। वो काले और भूरे रंग के कपड़े पहने हुआ था। उसके पास सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। रिपोर्ट के मुताबिक घर में फायरिंग करने के बाद वो पार्क की तरफ भाग गया। उसने वहाँ पर कुत्ते टहला रहे 2 लोगों को गोली मार दी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस वाक़े के पीछे क्या वजह है। सऊदी अरब से एक अच्छी खबर यह है कि सऊदी महकमे हवाबाजी ने 1 सितंबर से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में कोरोना के पेश नज़र निश्चित खाली रखने की पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दाखिली परवाज़ों में अब कोई सीट खाली नहीं रखी जाएगी। महकमे हवाबाजी के इस फैसले पर अमल दरामद 1 सितंबर से होने जा रहा है। ममलिकत के महकमे हवाबाजी का कहना है कि 1 सितंबर 2021 से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में तैयारी की कोई सीट खाली नहीं रखेंगे, जबकि मुसाफिरों की वैक्सीनेशन लाजमी है। महकमे के मुताबिक दाखिली परवाज़ों से सफ़र करने वाले वो अफराद जो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों या वैक्सीन से एग्जेम्प्टेड हों, उन पर सफ़र के दौरान सीट छोड़कर बैठने की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। सऊदी महकमा हवाबाजी की मुतालिका टीम ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है और कहा कि तैयारों की तमाम सीटें इस्तेमाल की जाएँ। इस पाबंदी का खात्मा मुसाफिरों की दोनों खुराकें लेने की बुनियाद पर है। 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इसकी तैयारियां दारुल हुकूमत दिल्ली के साथ मुल्क के कई शहरों में ज़ोरों शोर से चल रही हैं। दिल्ली के लाल किले पर जुम्मे के रोज़ इंडिपेंडेंस डे परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। आगरा में 75 पैरा ट्रूपर्स के पैरा ब्रिगेड पर्सनल ने भी इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में जुम्मे के रोज़ फ्री फॉल का मुजाहरा किया। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त के लिए लाल किले के आसपास, बॉर्डर पर और पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के एक ओहदेदार ने बताया कि ड्रोन से हालात निपटने के लिए आसमान में कई बैलून या कोई दीगर चीज़ उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब एक खबर क्रिकेट की दुनिया से। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री जल्द ही टीम इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के बाद शास्त्री बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बैटिंग कोच विक्रम राठौर टीम इंडिया से अलग हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह टीम इंडिया का ICC खिताब नहीं जीत पाना माना जा रहा है। शास्त्री के कोच रहते टीम इंडिया एक भी ICC टाइटल नहीं जीत सकी है। इस बारे में शास्त्री ने BCCI को भी मुताला कर दिया है। नवंबर में शास्त्री समेत पूरी कोचिंग स्टाफ का टर्म भी खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI T20 वर्ल्ड कप के बाद नए कोचिंग स्टाफ को अपॉइंट करना चाहता है ताकि हिंदुस्तानी क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। रवि शास्त्री पहली बार साल 2014 में बतौर डायरेक्टर टीम इंडिया से जुड़े थे। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट 2016 तक था। इसके बाद शास्त्री को 1 साल के लिए कोच अपॉइंट किया गया। वो 2017 में अनिल कुंबले के बाद टीम इंडिया के फुल टाइम कोच बने थे। ये कहा जा रहा है कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए कोच हो सकते हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।